आपको क्या लगता है कि जो जेंडर स्पेसिफिक जो इश्यूज हो रहे हैं कैसे रिजॉल्व करे जा सकते हैं? आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विमेन में आई है तो टॉलरेंस बहुत कम हो गया है, डाइवोर्स रेटेड 2024 में सडन राइज हुआ है, सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। हाँ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? वेस्टर्न कल्चर अभी तो मुझे लगता नहीं कि ये थम सकता है। अभी नहीं थमेगा, शायद मेरे बच्चों के भी बच्चे हों तब। जैसे अतुल सुभाष जी का एक अभी केस हुआ जी उसके बाद ही 1 महीने बाद ही पुनीत जी का हुआ। जी कोई एक वीडियो पूरे केस के लिए तख्ता पलट नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है इंडिया में टॉप 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा? इन-लॉज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर डाउरी मान्य नहीं है तो फिर एलिमनी क्यों? फिर जुवेन चहल और धनिश्री का भी तो उनके ऊपर भी रील्स चला दी कि भाई पैसों के लिए शादी करी थी। मतलब जो दिखाया जा रहा है कि इतनी एलिमनी और इतना पैसा मिलने वाला है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। डाइवोर्स के लिए इंडिया में प्रेनप्स को लीगल होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं प्रेनप्स होते क्या हैं? द अमाउंट ऑफ जजेस इज नॉट इवन द 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ केसेस। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज आने में अभी सदियां लगने वाली, बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है एक रेप केस में सबसे ज़्यादा क्या पनिशमेंट मिल सकती है, सबसे खतरनाक? डेथ पेनल्टी। अच्छा, जो जैसे आपने बताया कि जो झूठे केसेस लगा देते हैं लड़कियां जो लगाती हैं, तो लड़कियों पे फिर क्या चार्जेस लिए जाते हैं? कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है कि जो वुमेन है वो मनी माइंडेड हो गई हैं अब? बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। इंडिया में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है एक डाइवोर्स लेने के लिए? मिनिमम 3-4 ईयर्स? यस। 17 साल से ऑनगोइंग डाइवोर्स केस आया था और उस केस को लड़ते लड़ते 12 लॉयर मर गए थे। और मुझे लगता है सुसाइड तो सबसे लास्ट में सोचता है इंसान। जब वो सारी चीज़ों से हार जाता है ना, तब वो सुसाइड की तरफ देखता है। लेकिन जो उसके पीछे लोग रह जाते हैं ना, दे लिव इन अ हेल होल। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। चारों तरफ अगर सोशल मीडिया खोलते हैं तो चारों तरफ कहीं फेमिनिज्म की बात हो रही है, कहीं पुरुष झंडा उठा के खड़े हुए हैं अपने हक के लिए। सो आज मेरे साथ हैं लॉयर, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर रश्मि ठकरान जी। आज हम उनसे बात करेंगे इन सब इश्यूज़ के बारे में, और जो अभी बीते दिनों में बहुत सारे सुसाइड केसेस हुए हैं, चाहे वो मेल या फीमेल के, उन सब के बारे में। तो ये चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जब मैं घर वालों को मैंने बताया था, मैं एक बिल्कुल प्रॉपर कंजर्वेटिव जाट फैमिली से आती हूँ एंड मैं फर्स्ट लॉयर हूँ अपने घर की। सो व्हेन आई टोल्ड माई मदर दैट आई वांट टू परस्यू लॉ, द फर्स्ट थिंग दैट माई मदर सेड इज, एक तो जाट, ऊपर से लड़की, और तीसरी वकील, तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, नहीं करेगा तो मैं संन्यास ले लूँगी, बट बनूंगी वकील ही। माई स्कूल allotted me medical for 11th 12th, but I opted for humanities. I fought with my entire administration to bring humanities in my school. Humanities stream ही नहीं थी मेरे स्कूल में। ओके। उसको स्थापित करने वाली मैं पहली लड़की थी। मैं थोड़ी मैनिपुलेटिव हूँ, तो मैंने 5 बच्चों को और अपने साथ मैनिपुलेट किया कि बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, तुम भी लो मेरे साथ। तो उनको मैंने ह्यूमैनिटीज़ में लेके आया। उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी। देन आई वेंट टू एमिटी। उसमें भी मेरे परिवार को, मेरे फादर को स्पेशली ये था कि नहीं, बहुत दूर है, नहीं जाना, और डेली कैसे ट्रैवल करेगी। तो माई फैमिली गेव मी अ कार एंड अ ड्राइवर, जाओ और आओ। फिर मैंने बहुत फैसिनेटेड थी मैं फॉरेन कंट्रीज़ को लेके बचपन से। माई एक्सटेंडेड फैमिली हैव वन पायलट, वन डॉक्टर, एंड यू नो माई फैमिली इज़ क्वाइट एजुकेटेड। सो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती थी when they used to go to foreign countries. So I was very fascinated कि ये मुझे भी बाहर जाना है, बाहर जाना है. Then I told my father that I want to go to London. Father was like, नहीं, हमारे घर से तो कभी कोई गया ही नहीं है. So I was like, I'll be the first one. And you won't trust me, मैं कभी गुड़गांव से बाहर अकेली नहीं निकली. अच्छा। कभी नहीं निकली. और जब छोड़ने की बात आई तो देश छोड़ दिया. And I went to London for my diploma in criminology and international business law. Then I came back. I didn't want to came back actually, but being the bada bachcha of the house, I have to came back for my parents.
I started my own law firm by the name of Horn Legals, and I started practicing. So it has been a roller coaster for me. And now when I look back, I literally feel proud of myself that I came, such a long way. और शायद इस पोजीशन पे कोई नहीं आ पाया मेरे परिवार में. Even I prepared for UPSC. Oh. Yeah, I prepared for UPSC for 2 years, but due to some autoimmune disease, I left it. And when I told my family that I want to practice again, my family was like, no. नहीं, practice तो नहीं करना है. My father is a very arrogant person. So he says, मेरी बेटी फाइल उठा के नहीं घूमेगी. Then I was like, ठीक है, अगर फाइल उठा के नहीं घूमेंगे तो फाइल उठाने वाले ले आएंगे. बट अब तो वकालत ही करेंगे. And now when I, get out of my house with a collar, I feel so proud. Sure. आप बोल सकते हैं कि किसी को भी कि जज होगा अपने कोर्ट में होगा, बट एक वकील ऐसा इंसान है जो वकील कोर्ट में भी है और वकील बाहर भी है. सो मेरी एक रिक्वेस्ट हर माँ बाप से यही रहेगी कि let your children, especially your daughters, be whoever and whatever they want to be, and let them live. बिल्कुल. Because अगर हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है तो पूरा संसार उसके खिलाफ भी होगा ना, वो अकेली खड़ी रहेगी. और अगर हमारी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, आप उसके पीछे कितनी धनराशि लगा देना, कितना डाउरी दे देना, कुछ भी कर लेना, बिल्कुल, she will never be established in life. करेक्ट. So education is the only thing जो उससे कोई छीन नहीं सकता. और वो कहीं भी और कभी भी यूज कर सकती है. कभी भी यूज कर सकती है. आज मैं भी बोल देती हूँ कि okay, if I get married and somebody is really rich, if I want to work, I'll work. If I don't want to work, I won't work. तो वो आपकी चॉइस रहती है फिर काम करना ना करना. बिल्कुल. बट अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपके पास काम ना करना तो चॉइस है ही नहीं. एंड बीइंग अ हाउसवाइफ इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब. इवन आई हैव हर्ड माय फादर सेइंग, पूरे दिन करती क्या हो? And we look at him like this, okay, I didn't say anything. Because we have seen our mother working. बिल्कुल. She wake up for us and she sleeps for us. कि अगले दिन बच्चों के लिए उठना है. करेक्ट. So I also thank my mom for making me who I am today. आज उनका मेरी मदर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे को ये इंसान बनाने में. तो और सबसे बड़ी बात यंगस्टर्स के लिए ये कि प्यार प्रेम से दूर रहिए, स्पेशली द बॉयज, क्योंकि फिर ये बाद में ना कोर्ट में आके प्लीड कर रहे होते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है एंड वी वर इन अ रिलेशनशिप. सो नो गाइज, से नो टू रिलेशनशिप. पढ़ाई कीजिए, अच्छा स्टैब्लिश्ड करियर बनाइए. जब आपका टाइम होगा आपके पास करेक्ट पर्सन खुद आएगा. शादी हो जाएगी और जब करेक्ट पर्सन से होगी तो शादी चलेगी भी. बिल्कुल. और अगर आप गलत इंसान के साथ शादी करेंगे तो मेंटेनेंस भी देंगे और एलिमनी भी देंगे. उससे कोई नहीं बचा सकता. उससे कोई नहीं बचा सकता. फिर तो अपील पे अपील, तारीख पे तारीख है ही. जैसा आपने बड़ा अच्छा बोला अभी स्टार्टिंग में कि आपके पापा ने बोला कि नहीं भाई वकील नहीं. आपको नहीं लगता कि फैमिली सबसे पहले सरप्राइज करती है इंसान को? बिल्कुल. खास करके जो अभी तो चलो ठीक है, काफी अच्छा एरा आ गया है कि चलो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे जाइए या फिर अभी भी गांव में जाइए तो वहां भी सरप्राइज करी जाती है लड़कियां. बिल्कुल. लड़कियों को तो डमी माना हुआ है. अच्छा, अभी अपने घर में हो तो भाई की और फादर की परमिशन लो, आगे किसी के घर में हो तो हस्बैंड की परमिशन लो. सारी जिंदगी उनकी परमिशन लेने में निकल गई. तो फिर वो मायके भी जाना है तो भी परमिशन लेके जाओ. बिल्कुल. तो आप फिर हम इंडिपेंडेंट कहाँ हैं? और फिर लोग बोलते हैं लड़कियों के पास तो राइट्स हैं. कहाँ है भाई राइट्स? हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो राइट्स जब है जब आप कमा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं और आप अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं. आप फेमिनिज्म का सपोर्ट करती हैं? फेमिनिज्म का मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ बीइंग अ फीमेल. बट मैंने जैसा आपको बताया, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है हेटिंग मैन. फेमिनिज्म का मतलब है स्टैंडिंग आउट फॉर योर ओन राइट्स. वो हम खड़े हैं. बट उन राइट्स का कुछ गलत यूज भी तो किया जा रहा है. जो गलत यूज कर रहा है हम अभी भी उनके अगेंस्ट. गलत गलत ही रहेगा, सही सही ही रहेगा. और गलत चीज को मैनिपुलेट करने से चीज सही नहीं हो जाती. तो इतने ज्यादा स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज बढ़ रहे हैं इंडिया में कि एक केस हुआ वो खत्म हुआ, फिर दूसरा केस हुआ.
तो चीज़ें रील्स पे कमेंट्स चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो जेंडर स्पेसिफिक जो इश्यूज हो रहे हैं कैसे रिजॉल्व करे जा सकते हैं? मैम द फर्स्ट थिंग वुड बी कि हमें अपनी सोसाइटी को भी चेंज करना पड़ेगा. खाली लॉज या फिर लीगल मैकेनिज्म चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता. आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विमेन में आई है तो टॉलरेंस बहुत कम हो गया है. जो महिलाएं कमाने लगी हैं अब उनका ये मानना है कि अब हम चीज़ों को बेयर नहीं करेंगे. जो हमारी मदर्स होती थी, दादियाँ होती थी, उन्होंने कभी डाइवोर्स लेने का नहीं सोचा. उस टाइम पे डाइवोर्स रेट बहुत कम होता था. करेक्ट. क्योंकि उनकी टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती थी. और बहुत सारे केसेस में तो सेपरेट भी रहते थे लेकिन फिर भी डाइवोर्स नहीं लेते थे. हाँ जी. इसीलिए नहीं लेते थे बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि हम तो कमाते नहीं हैं, अब बच्चे हो गए हैं, इनको कौन पालेगा, इनके लिए कौन करेगा. तो उस टाइम पे इसीलिए मम्मी दादियाँ उसी घर में रह के उसी इंसान के साथ रह के अपना काम चलाती थी. अब जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ गई जीवन में, कमाने लगी, घर से निकलने लगी, तो उनकी ये माइंडसेट चेंज हो गया कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है क्रूएलिटी से, बदतमीज़ी से या किसी भी तरीके के जो अपराध हो रहे हैं उनसे. तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें समाज में आ रही हैं और इनका रेजोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की जगह एडजस्ट करना शुरू करें. अब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो ये है कि चाहे जो भी हो रहा है यू बेयर इट एंड स्टे विद हिम और हर. लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के हिसाब से चल के जीवन में आगे बढ़े. क्योंकि अभी हमारी पीछे भी बात हो रही थी, डाइवोर्स रेट 2024 में सडन राइज हुआ है, सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है. हाँ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या मतलब रीजंस क्या हैं जो इतने डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है रैपिडली? ओके, सो सबसे पहला रीज़न तो हमारे इंडिया में डाइवोर्स का इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ना इज़ वेस्टर्न कल्चर. जो वेस्टर्न कल्चर, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन की देन है, जो उधर से हमने इधर चीज़ें ली हैं, उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया है चीज़ों को. और जो ये हुकअप कल्चर, मेकआउट कल्चर हमारे यहाँ पे आ गया है जो पहले नहीं था. जो हम पहले बिलीव करते थे कि शादी हो गई, यही हस्बैंड है, यही भगवान है, अब वो चेंज हो गया है. तो जो सोशल मीडिया आ गई है उसने भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है. बॉलीवुड ने बहुत सोसाइटी को तबाह करने में रोल प्ले किया है. बिल्कुल. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी में अब एकदम से आ गई हैं और वो हमारी सोसाइटी के कम्प्लीटली अगेंस्ट जा रही हैं. कैसे? मतलब अभी तो मुझे लगता नहीं कि ये थम सकता है. अभी नहीं थमेगा, बिल्कुल भी नहीं थमेगा. अभी नहीं थमेगा. जब हम अपने धर्म के, अपने मोरल्स के, अपने एथिक्स के रियल रूल्स को और रियल पावर्स को समझेंगे तब ये चीज़ें थमेंगी. शायद मेरे बच्चों के भी बच्चे हों तब ये चीज़ें उनको समझ आए कि जेन्युइनली रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और जेन्युइनली आप रिश्तों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं. आपको क्या लगता है जो काउंसलिंग होती है वो कितना रोल प्ले करती है आपके किसी डाइवोर्स या मैरिज को ब्रोकन होने में या कैसे भी बचाने में? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. अगर कोई कपल डाइवोर्स के लिए जाने से पहले किसी काउंसलर के पास जाए तो शायद बहुत हद तक ये प्रॉबिलिटी होती है कि वो मैरिज बच जाएगी. क्योंकि आप देखेंगे कि दो कपल के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही डाइवोर्स की तरफ लेके जाती है. तो अगर बात करके चीज़ों को टैकल किया जा सकता है तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. तो मेट्रो सिटीज में तो चलो अवेयर हैं लोग कि भाई आप चले जाओ काउंसलर के पास. जी. छोटे शहरों में तो ऐसा ही कोई चीज़ ही नहीं है. मुझे वो लगता है पता भी नहीं हुआ बहुत सारे लोगों को कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है. राइट मैम, बस इसका यही रहता है कि सोशल मीडिया आज के दिन हर गांव, हर फ़ोन, हर जगह अवेलेबल है. तो जैसे मैं एक पेज चला रही हूँ एडवोकेट रश्मि ठाकरान के नाम से, उसमें मैं हर चीज़ को लोगों के सामने रख रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ. तो अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स और लेके आएँ, ऐसे NGOs और काम करें जो छोटे शहरों, कस्बों से लेके बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक आएँ, तो ये चीज़ें सुधारी जा सकती. बट ये भी तो रीज़न है ना कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं. छोटे शहरों में तो नहीं हो रहे इतना. Yeah, because there is still, a society that is having a close watch हर इंसान पे. लेकिन जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो nobody care about each other.
यहाँ पे एक दूसरे की लाइफ पे कमेंट करने वाले सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, आम लोग नहीं हैं। तो वो अभी एक रोल प्ले कर रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और गांव शहरों में बस ये वाली चीज़ रह गई है कि लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टच में रहते हैं तो बात फैल जाती है। तो दैट कैन बी अ रीज़न। तो जैसे अतुल सुभाष जी का एक अभी केस हुआ जी उसके बाद ही 1 महीने बाद ही पुनीत जी का हुआ जी। और भी कई केसेस ऐसे सामने आए। हम्म। तो आपको क्या लगता है, जैसे अतुल सुभाष जी ने पूरा वीडियो बनाया 1 घंटे का, जी। आपको लगता है कि वो जो प्रोसीजर है, लॉ का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ हेल्प करेगा, या उनकी वाइफ को तो बेल भी ग्रांट हो गई है? दैट कैन बी एविडेंस, बट खाली उस वीडियो को देख के आप पूरे केस का डिसीजन नहीं दे सकते। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे एविडेंसेस कंसिडर किए जाएंगे कोर्ट में और उसके बाद डिसीजन हो। कोई एक वीडियो पूरे केस के लिए तख्ता पलट नहीं हो सकती। बट अगर आपसे मैं पूछूं, आप किस साइड में ज़्यादा रहोगे? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर सेक्सुअली भी एक लगाया है, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियली भी उनके ऊपर एक केस लगाया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरा दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको बच्चे से नहीं मिलने दिया गया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरा बताया वीडियो में। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गौर किया जाएगा, किस, और बेल भी ग्रांट हो गई है तो लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने एक वीडियो बनाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे ग्रांट कर सकती है बेल को? मैम देखिए, अब केस में जो मेन फैक्ट्स हैं उनको कैसे कंसिडर किया गया है कोर्ट में, और क्या क्या एविडेंसेस और हैं जो हमारे नॉर्मल डोमेन में नहीं है लेकिन जो कोर्ट के पास हैं, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। और कोर्ट कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं देगा जो किसी को इनजस्टिस प्रोवाइड करे। और जस्ट इन केस अगर ऐसा भी होता है कि कोई डिसीजन कोर्ट की तरफ से गलत दिया गया है, तो अपील का रास्ता आपके पास हमेशा से खुला रहता है। आपको क्या लगता है इंडिया में टॉप 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है? ओके, डाइवोर्स रेट देखिए, इन लॉज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब हम डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं। बिकॉज़ इंडिया में बहुत पुरानी कहावत है कि शादी 2 लोगों की नहीं, 2 परिवारों की होती। तो घर की सास, नंद और जो और भी इन लॉज हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइवोर्स में। दूसरा, जो इंडिपेंडेंस वाला फैक्टर आज महिलाओं में आ गया है, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हम महिलाएं आजकल सोचने लगी हैं कि अब हम कमा रहे हैं, अब हम नहीं सहेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम बहुत फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। फेमिनिज्म का जो मिस इंटरप्रिटेशन आज के दिन किया गया है, आपके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म क्या है? महिलाओं के राइट्स। लेकिन महिलाओं के राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषों से नफरत करेंगे। फेमिनिज्म का मतलब है कि बराबर का अधिकार। बिल्कुल। अगर मेरे पास बराबर अधिकार है तो फिर उसमें फेमिनिज्म के लिए कोई जगह बनती नहीं। बट आजकल ये बहुत चल रहा है, जो सोशल मीडिया ने बहुत हाइप में क्रिएट कर दिया है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नॉर्मल पीपल पे हो गया है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी डाइवोर्सेस के रीज़न को बढ़ा रही है। This can be the reason for divorce. Extramarital affair. Absolutely. And most of them are either from the social media or from the office spaces. डाइवोर्स की जब बात होती है तो एलिमनी की भी बहुत बात होती है। आजकल तो रील्स भी आप देख रहे होगे कि अगर डाउरी मान्य नहीं है तो फिर एलिमनी क्यों? ठीक है, इस बात का जवाब मैं आपको कुछ इस तरीके से देना चाहूँगी कि जो महिला आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चे पैदा करने के लिए आपके साथ कुछ साल रही है, आपके परिवार को चलाया है, परिवार को संभाला है, अपनी वर्क लाइफ को, अपने पूरे फैमिली को छोड़ दिया विद 0 बेनिफिट्स, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपका अधिकार है उसको वो लाइफ वापस देने में? इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि जिस लाइफ से आपने उसको दूर किया आपके परिवार के लिए, उनको वो लाइफ वापस दी जाए।
तो एलिमनी का जो प्रोस्पेक्ट था वो सिर्फ यही था कि जो महिला ने अपना अधिकार आपका घर चलाने के लिए छोड़ा है, वो अधिकार उसको वापस से मिले। और अगर महिला सेटल्ड है, अगर वो कमा रही है, तो क्या कोर्ट बोलेगा कि इसको एलिमनी दी जाए या कोई भी मैम, मेंटेनेंस चार्ज दी जाए? मेंटेनेंस में आप डिडक्शंस कर सकते हैं, बट एलिमनी वुड स्टिल बी देयर। हाउ कैन यू जज कि इस महिला को इतनी एलिमनी मिली? डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंड द एसेट्स ऑफ द हस्बैंड। जो भी एलिमनी या मेंटेनेंस महिलाओं को दिया जाता है वो हस्बैंड की इनकम, प्रॉपर्टी सबको मद्देनज़र रखते हुए दिया जाता है। जैसे आप अभी पीछे एक बैंगलोर का केस देखेंगे, वहाँ पे एक महिला ने 6,60,651 रुपीज़ एज अ मेंटेनेंस मांगा था। मेंटेनेंस मतलब मंथली खर्चा। एंड वहाँ पे फैमिली कोर्ट की एक जज ने उनको बहुत अच्छे से डांटा था कि ये क्या मेंटेनेंस होता है। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री को देखा गया, वाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं उनको देखा गया, तो वो शिफोरा, डियोर और इन सब के मेकअप, ज़ारा के कपड़े, इन सब चीज़ों में इतना खोए हुए थे कि वो इन चीज़ों के लिए मेंटेनेंस डिमांड कर रही थी और उनको डिनाई कर दिया गया। तो लग्जरीज के लिए मेंटेनेंस नहीं है, सर्वाइवल के लिए मेंटेनेंस है। ओके, अगर वो हस्बैंड के यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ जी रही है और उसके बाद डाइवोर्स हुआ, उसके पास कुछ नहीं है और फैमिली ने भी अब डिसोन कर देते हैं बहुत सारी फैमिलीज, राइट? तो क्या वो लग्जरी ले सकती है? मतलब अगर कोर्ट ग्रांट कर सकता है लग्जरीज के लिए? नहीं, लग्जरीज के लिए तो कोर्ट नहीं, सर्वाइवल, ओनली सर्वाइवल। सर्वाइवल में कैसी चीजें? द बेसिक नीड्स, घर, कपड़ा, रोटी मकान, दैट्स इट, बस दैट्स इट। तो मतलब जो आजकल जो रील्स चल रही हैं, जैसे कि आपने सुना होगा युजेंद्र चहल, राइट? युजवेंद्र चहल और धनिश्री का भी, तो उनके ऊपर भी रील्स चला दी कि भाई पैसों के लिए शादी करी थी। फिर इधर वो कौन थे, एक प्लेयर और थे, हार्दिक पांड्या के ऊपर भी एक रील चला दी कि भाई उनकी वाइफ नताशा जो है वो भी सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने शादी करी, राइट? तो मतलब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो फीमेल है वो खराब है और मेल समाज है वो अच्छा है। ओके, हाँ, ओके, आई वुड से कि आप जब इस पोजीशन में हो जाते हैं, जब आप एक पब्लिक लाइफ में हैं, तो पब्लिक लाइफ में कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रहती। और सबसे ज़्यादा र्यूमर्स ही पब्लिक जिनकी लाइफ होती है उनके ऊपर होते हैं। तो बहुत सारे मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे द कपल इज़ कम्प्लीटली हैप्पी इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन डोमेन्स, बट सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन्स चल रहे हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा, ऋतु राठी और गौरव तनेजा का केस चला था, एंड दे हैड सम मिसअंडरस्टैंडिंग, बट नाउ दे आर लिविंग टुगेदर। तो ऐसा सब चलता रहता है सोशल मीडिया पे। पीपल आर रियली आइडियल, उनके पास काम की बहुत कमी है तो वो ये सब करने लगे। मतलब जो दिखाया जा रहा है कि इतनी एलिमनी और इतना पैसा मिलने वाला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत कोर्ट्स कंसिडर करके, हर चीज़ को देख के तब मेंटेनेंस और एलिमनी को डिसाइड करते। तो जो हार्दिक पांड्या की वाइफ है, उस टाइम पे बहुत रूमर्स चल रहे थे कि उन्होंने तो 300 करोड़ मांग लिए, बट जेन्युइनली जब उनका डाइवोर्स हुआ तो उन्होंने एलिमनी ली ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं की। तो जैसे हार्दिक पांड्या ने डॉयरी एक्सेप्ट नहीं की थी, उन्होंने एलिमनी नहीं करी। तो बहुत सारे फेयर लोग भी हैं जो ऐसा भी करते हैं। यही चीज़ युजी और उसकी धनिश्री की चल रही है कि उनकी 25 करोड़ है वर्थ, उनका है 45 या 60 करोड़, तो उन्होंने 60 करोड़ मांग लिए। दैट्स नॉट पॉसिबल ना, कि कोर्ट देगा ही नहीं। मैम देखिए, पहली चीज़ तो अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, और जस्ट इन केस आ भी जाती है तो भी मुझे लगता नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ इतना कोर्ट में खड़ा होना प्रेफर करते हैं। व्हाट दे डू इज़ दे हैव अ सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो उनको लेना देना होता है आपस में करके, एंड दे पार्ट वेज। आपने कभी नहीं सुना होगा कि उस सेलिब्रिटी का उस कोर्ट में केस चल रहा है और वो हियरिंग पे आता है, नहीं होता ऐसा। उनके केस, अच्छा जैसे आपने बताया कि डाइवोर्स केसेस में 3-3 साल लग जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ के तो बड़े जल्दी से हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करके जो अमाउंट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करनी है करके और बात ख़त्म। दिस इज़ द रीज़न। या तो मतलब अगर ऐसा होता है तो वो लॉज भी फिर वो टाइम पीरियड कम कर देते हैं।
हाँ, स्पीडी हो जाता है, स्पीडी ट्रायल हो जाता है। हम्म। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सोसाइटी में चेंज कैसे लाएं, जो हमारे लॉज हैं, डाइवोर्स हैं, इन सबको कैसे टैकल करें। तो इसके 3-4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। डाइवोर्स के लिए इंडिया में प्रेनप्स को लीगल होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं प्रेनप्स होते क्या हैं। प्रेनप इज़ अ एग्रीमेंट काइंड ऑफ ए थिंग जहाँ पे दोनों स्पाउसेस अपनी प्रॉपर्टी को और अपने एसेट्स को डिस्क्लोज कर देते हैं, विच इज़ इलीगल इन इंडिया। अभी उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में उन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। और उससे क्या होता है कि जो ये डिमांडिंग ऑफ प्रॉपर्टी एलिमिनियन ये सब होता है ना, ये ख़त्म हो जाता है। प्रेनप्स में जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरी रहेगी। वी डिस्क्लोज एवरीथिंग, और उसमें एक ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है, सो दैट बिकम्स ईजी। दूसरा, हमारे कोर्ट के जो ट्रायल सिस्टम है उसको स्पीडी होना पड़ेगा, बिकॉज अभी जितना जुडिशरी पे बर्डन है, द अमाउंट ऑफ जजेस इज़ नॉट इवन द 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ केसेस। तो हमारे जजेस बहुत लिमिटेड हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि 3-3, 4-4 साल तक डाइवोर्स के केसेस चल जाते हैं। अब इसके लिए क्या होगा कि अगर कोई स्पीडी ट्रायल सिस्टम है तो केसेस जल्दी सॉल्व होंगे, मेंटल प्रेशर कम होगा, बहुत चीज़ें लंबी ड्रैग नहीं होंगी। और काउंसलिंग, हमारे पेरेंट्स की प्री मैरिटल काउंसलिंग भी होनी चाहिए, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी होनी चाहिए, स्पाउसेस की भी होनी चाहिए, और अवेयरनेस। अगर हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है तो फिर अल्टीमेटली हम चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स की काउंसलिंग, जी, कैसे? आप देखिए, अगर आप मानेंगे तो 90% ऑफ द केसेस में जो घर की बहू होती है उसे प्रॉब्लम इन लॉज से होती है। शी इज़ हैप्पी विद द हस्बैंड, बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द इन लॉज। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, बट FIR में और केसेस में उनको भी ड्रैग किया जाता है बिल्कुल। टू सप्रेस द फैमिली। ये किस वजह से है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी इन लॉज के साथ। तो अगर हमारे पेरेंट्स को उनकी मेंटालिटी को थोड़ा सा चेंज करने की, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में रहने की सलाह और सजेशंस दी जाएं तो चीज़ें बेटर हो सकती। तो फैमिली में जो मम्मी पापा हैं उनको भी थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत होती। तो फ्यूचर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है हर चीज़ में, मतलब कि अब तो वो भी चलने लगे, जैसा बोला आपने, कैंपेन चलने लगे। आगे जाके लॉज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको कुछ लगता है, या चेंजेस आने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि IPC को भारतीय न्याय संहिता बनने में 75 साल लग गए। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज आने में अभी सदियां लगने वाली। बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को खोने वाले हैं, जब जाके कोई ऐसा कानून आएगा जो जेंडर स्पेसिफिक होने की जगह जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, रिसेंटली तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सुसाइड केस जैसे 2 हुए तो सारे जो पुरुष समाज है वो खड़ा हो गया कि भाई फीमेल बहुत खराब है, मतलब हर आदमी के एक वीडियो पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ही था। हाँ, कमेंट्स थे इधर। ये मतलब एक भी कैंपेन मुझे नहीं लगता ऐसा कि अभी तक सोशल मीडिया पे इस बीच में चला हो, क्योंकि एक केस अभी हुआ था कि एक लेडी ने जान दे दी, एक नहर में कूद गई थी वो, शायद आपने देखा भी होगा। तो ये बात तो नहीं कर सकते ना कि सिर्फ मेल्स के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, फीमेल्स के साथ भी तो बराबर की चीजें हो रही हैं और ज्यादा ही हो रही हैं। मैम, महिलाएं तो मुगलों के टाइम से पीड़ित है। हम आपके मेरे जैसी महिलाएं तो सिर्फ 1% है ना जो अपनी बात रख पा रही हैं, जो अपने अधिकारों को छीन के ले पा रही हैं। लेकिन उनका क्या, जो छोटे गांव कस्बों में रहती हैं, जो घर से निकलने से भी डरती हैं, बिल्कुल, जो एसिड अटैक्स का शिकार हैं, जो रेप विक्टिम्स हैं, उनका क्या? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब 2 सुसाइड केसेस आए तो पूरा पुरुष प्रधान समाज हिल गया, और महिलाएं सदियों से मरती रही हैं। हमें तो भ्रूण में भी मारा गया है, आप तो फिर भी 30, 34, 35 साल की ज़िंदगी जी के मर रहे हैं।
हमें तो सांस लेना शुरू करने से पहले मारा गया है, अभी भी मारा जा रहा है, अभी बहुत भी सारी मारा जगह जा पे। रहा है। तो अतुल सुभाष जी का एक केस हुआ जिसमें उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि जो उनकी वाइफ थी वो सेक्सुअली बहुत अलग डिमांड्स करती थी, तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो साथ नहीं रहना चाहते थे। आपको क्या लगता है, शादी होना, इंडियन शादी होना, उसमें ऑब्लिगेशन है सेक्सुअल? देखिए, जब हम लीगली बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोविजन है कॉन्जुगल राइट्स का, जहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं बोला गया है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, बट अनइम्प्लाइडली वहाँ पे इस चीज़ को माना गया है। लेकिन अभी भी कोई लॉ इंडिया में ऐसा नहीं है जो ये बोले कि आपके सेक्सुअल प्लेजर्स को सेटिस्फाई करना किसी भी स्पाउस के लिए मैंडेटरी है। ओके। तो मैंडेटरी नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली कंसेंशुअल। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो आप कीजिए, नहीं हैं तो मत कीजिए, लेकिन ये एक ग्राउंड हो सकता है कोर्ट में डाइवोर्स लेने का। डाइवोर्स मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता तो इनके केस में तो ऑलरेडी डाइवोर्स का पिटीशन चल रहा था ना, राइट? जी। अतुल सुभाष जी का केस ऑलरेडी ट्रायल में था, एंड उन्होंने उनके हिसाब से जस्टिस सिस्टम से और लीगली अपनी बैटल हार के अपनी ज़िंदगी को छीन लिया। अब उन्होंने ये डाइंग डिक्लेरेशन की है तो कोर्ट ने भी उसको कंसिडर किया, बट आगे का डिसीजन अभी पेंडिंग है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, जैसे स्पेशली द रेप विक्टिम्स, ऐसे होते हैं जो पुलिस के पास जाने से बहुत डरते हैं, या कोई भी क्राइम, XYZ क्राइम को रिपोर्ट करने से डरते हैं। तो आजकल बहुत बेसिक लैंग्वेज में भी हम बोल देते हैं, I'll see you in the court. But do you think people actually report to the court? Because पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि कितना टाइम लगेगा, अरे कोर्ट में तो सालों साल लग जाते हैं। देन लीगल एक्सपेंसेस, वो भी लोग नहीं देना चाहते इतना इजीली। तो आजकल लोग, मैं सजेस्ट बेसिकली ये करती हूँ लोगों को कि अगर हमारे इंडिया में कोई ऐसे कोर्ट्स हों जो बहुत फास्ट ट्रैक है, जो क्विक डिसीजंस पास करते हैं, तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हमारी ऐसी हों जो कोर्ट में जाने से पहले चीज़ों को एक फेयर ट्रायल देके सेटल आउट कर सके, तो बहुत मेजर चेंज जुडिशरी के लिए, लीगल सिस्टम के लिए और सोसाइटी के लिए आ जाएगा। आपको क्या लगता है एक रेप केस में कितना दिन सबसे ज़्यादा क्या पनिशमेंट मिल सकती है, सबसे खतरनाक इंडिया में? इंडिया में डेथ पेनल्टी, बट वो डेथ पेनल्टी वो आज तक मिलते कभी मिली मिलते नहीं ना। कितना समय लग जाता। आपने निर्भया का केस देखा होगा। हाँ। और आजकल तो ऐसे भी मिथ हैं निर्भया केस से रिलेटेड कि जिनको फांसी दी गई थी वो उनको फांसी दी ही नहीं गई, दे आर इन सम अदर कंट्री एंड दे आर लिविंग देयर फ्री लाइफ। निर्भया केस में रियली? क्या बहुत सारे ऐसे तो आर्टिकल्स, उनको छोड़ दिया गया? हाँ, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी मूवीज और बहुत सारी ऐसी सीरीज और एपिसोड्स आए हैं जिसमें ये बोला जा रहा है प्रूफ्स के साथ। अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट वी नेवर नो बिकॉज वी आर नॉट इन दैट प्रेजेंस जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती है ना, उसको लाइव किया जाता है। रेप केसेस तो बहुत सारे झूठे भी आ जाते हैं। बिल्कुल, रेप केसेस झूठे भी आते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि दोनों के बीच में सब सही चल रहा था, रिलेशनशिप में थे, लड़के ने शादी से मना कर दिया तो रेप केस, जिसमें सब कुछ लड़की की मर्जी से हुआ था। लेकिन उस केस में जैसे अभी ओयो ने बंद किया कि हमारे यहाँ अनमैरिड कपल्स नहीं आ सकते, वो किस बेसिस पे किया? क्योंकि जो रिपोर्ट्स पुलिस की थी उसमें 90% ऑफ द अनमैरिड कपल्स ओयो। ओह, दिस इज द रीजन। दिस इज द रीजन कि 90% कपल्स तो ओयो यूज़ कर रहे हैं। तो ओयो की कंपनी को उनके रजिस्टर्स, कैमरेज, फुटेज, बहुत सारी चीज़ें चेक करानी पड़ती। रेपिटेडली ये केसेस आते थे हर स्टेट में, हर जगह। इसीलिए दे चेंज देयर पॉलिसी कि अब हम अनमैरिड कपल्स को जगह देंगे नहीं। अच्छा, जो जैसे आपने बताया कि जो झूठे केसेस लगा देते हैं लड़कियां जो लगाती हैं, तो लड़कियों पे फिर क्या चार्जेस लिए जाते हैं? कुछ भी नहीं।
लड़की जब भी केस वापस उठाने के लिए ऑलमोस्ट 90% केसेस में रेडी होती है जब वो उसको कॉम्पनसेट कर देता है या शादी कर लेता है। अब अगर आप शादी नहीं करेंगे या उसको पैसे नहीं देंगे तो वो केस वापस नहीं उठाएगी, तुम जाओ जेल में। तो ये तो एक मतलब हमको आपको भी दिख रहा है, जज को भी दिख रहा है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सकते उस। बिकॉज जो बुक्स में लिखा है हम सिर्फ वही कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस आपको पता है कि ये गलत है, ये झूठा है, और वो फिर भी आपको पिक करना पड़ता है। ऐसे केसेस हुए हैं कभी आपके साथ? Actually, to be really honest, when I entered into this fraternity, I was dead sure about this कि I'll never take dowry cases, I'll never take rape cases, because I have a really soft corner for girls. Because I've seen girls suffering, I've seen them, you know, being the victims of acid attacks and different cruelties. So I was very clear, but हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं। एक तो जो आप मुझे बता रही हैं, एक जो मुझे पता है, और एक जो जेन्युइन है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब हम केस पिकअप करें उससे पहले हमें जेन्युइन चीज़ पता हो। हम क्लाइंट को आते ही बोल देते हैं, इवन इफ यू आर अ कल्प्रिट, टेल अस द ट्रूथ। इफ वी थिंक दिस इज एथिकल फॉर अस, विल डू इट। इफ वी थिंक दिस इज नॉट, विल नॉट। बिकॉज हर चीज़ पैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें पैसों से बढ़ के होती हैं, और शायद हमारी लीगल फर्टिनिटी में लोग ये नहीं समझते। क्या आपको लगता है कि जो वुमेन है वो मनी माइंडेड हो गई हैं अब? बिल्कुल, अच्छी बात है, होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। बट गलत चीज़ से लेना वो भी तो एक गलत है। देखिए, अगर आप मनी माइंडेड हैं, आप कमा रही हैं, आप स्पेंड कर रही हैं, आप इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, आप सबको होना चाहिए। बिल्कुल। लाइफ में ग्रोथ किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। आज हम यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सब इसीलिए कर रहे हैं कि हम लाइफ में ग्रो करें। बट जो आजकल लिटिगेशन से लड़कियां पैसा कमा रही हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। यार अभी तो एक रील वायरल हो रही थी, एक लेडी ने 3 शादी करी, एक शादी से 75 लाख, एक शादी से 50 लाख, एक शादी से 35 लाख। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ, एक लड़की ने 36 शादियां करी। जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमनी? नो, सेटलमेंट के लिए, कि आप सेटल कर लो। अब एलिमनी तक जाने में तो आपको 3-4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी के गहने और घर का पैसा लेके चली जाओ और बोल दो कि मैं केस कर दूंगी वरना इतने पैसे दे और मामला खत्म, तो और जल्दी पैसे मिलते हैं ना। तो जो एक शादी है और दूसरी शादी से जब वो तो दूसरे वाले को पता होता है या 36 वाले को पता होता है? नहीं पता होता। वो अपनी प्रोफाइल इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि किसी को नहीं पता चलता। आपको लगेगा उस लड़की से ज़्यादा संस्कारी लड़की कोई है ही नहीं। Oh God. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो औरतें होती हैं ये अपनी प्रोफाइल चेंज करती रहती हैं, जैसे शादी.com हो गया और शुभ विवाह करके आजकल बहुत सारी वेबसाइट, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आती हैं, उन पे सबसे ज़्यादा क्राइम जो ये होते हैं वहीं उन वेबसाइट से होते हैं। एंड 36 शादी के लिए तो 36 साल भी चाहिए होंगे या फिर 1-2 महीने में भी निपटा दिया? नहीं, एक्चुअली वो लड़की 6 साल से थी इस रैकेट में। और ऐसे बहुत सारे रैकेट्स चल रहे हैं। गॉड, बहुत रैकेट चल। तो इन पे कोई केस, मतलब अगर जब पकड़े जाओ तो कुछ हाँ, होता फिर है? तो जेल है, 420 है, चीटिंग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं फिर तो। 1 साल में 6 शादी हुई हैं। हाँ, तो वो लड़की तो बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हुई जब हुई, और उसकी लास्ट शादी इंदौर में पकड़ी गई। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आपने एक शादी करी, उससे आपने एलिमनी या सेटलमेंट अमाउंट जो भी लेना है आपको आपने लिया, उसके बाद जब आपने दूसरी शादी करी, मैं सीरियस वाला पूछ रही हूँ कि जब आपने दूसरी शादी करी तो फर्स्ट जो पहली शादी होती है उससे फिर वो जो अमाउंट है, जो महीने का जो खर्चा मिलता है वो मिलता रहता है या फिर बंद हो जाता है? मेंटेनेंस बंद हो जाता है, एलिमनी मिलती है। तो एलिमनी तो एक ही बार में मिलती है ना? वो तो स्टार्टिंग में मिल जाएगी। नहीं, एंड में आपको एलिमनी मिलती है। मेंटेनेंस तब तक मिलता है जब तक आपका केस चल रहा है। एलिमनी एंड में मिलती है मतलब कब मिलती है? मतलब जब चीज़ें सेटल होने के स्टेज पे होती हैं, जब मीडिएशन के लिए कपल चला जाता है कि अब हमारा केस खत्म हो रहा है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तब एलिमनी दे के एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं। इंडिया में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है एक डाइवोर्स लेने के लिए? मिनिमम 3-4 ईयर।
ईयर्स? यस, जब तक म्यूचुअली नहीं है चीज़ें तब तक आप केस लड़ते रहिए। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास एक 17 साल से ऑनगोइंग डाइवोर्स केस आया था और उस केस को लड़ते लड़ते 12 लॉयर मर गए थे। 12 लॉयर अपनी जान गंवा चुके थे। जब मेरे पास वो केस आया तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ठीक है आप कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, मिल लेते हैं। तो दैट लेडी कम्स विद दिस मच बंडल ऑफ फाइल्स एंड मैंने बोला मैम आपका एक ही केस है? एंड शी वाज लाइक हाँ ये मेरे ही केस है। ये बंडल किस लिए लेके आए? मैम ये मेरे केस के डॉक्यूमेंट। मैंने अपनी टीम की तरफ देखा, टीम ने मेरी तरफ देखा एंड वी वर लाइक नो, बिकॉज वो केस सिर्फ एक केस नहीं था, वो ईगो इश्यूज बन गया था दो कपल का जो 17 साल से लड़े ही जा रहे थे। एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गेट इनटू दिस हेल बिकॉज दे विल नॉट गेट इनटू अ डिसीजन। वो डिसीजन पे आ ही नहीं सकते। अच्छा, अगर दो मतलब एक कपल है, अगर उसमें से एक इंडिविजुअल चाहता है कि डाइवोर्स हो, एक चाहता है ना हो, तो उस बेसिस पे होता है क्या निकल के आता है सामने? देखिए आप किसी को साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर दूसरी पार्टी चाहती है कि डाइवोर्स हो तो डाइवोर्स होता है। अगर एक पार्टी नहीं चाहती, वो नहीं चाहती तो अब सामने वाला तो नहीं चाह रहा ना आपके साथ रहना, तो आप कैसे फोर्स करेंगे? कोर्ट भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे साथ रही। उस बेसिस पे भी डाइवोर्स होता है जब एक पार्टी कोर्ट में जाके खड़ी होती। अच्छा, इनकी जो दिल्ली वाला केस हुआ है, उनका नाम है पुनीत। पुनीत। उनके केसेस में तो बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं। उनकी वीडियोस वैसी सामने आई हैं कि रिकॉर्डिंग्स, तो ओके हाँ, जिसमें उनकी वाइफ उनको गाली दे रही हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहस हो रही है। अब आई डोंट नो कि पुनीत जी को ये पता है, उन्होंने जानबूझ के वो वीडियो रिकॉर्ड ट्रेन करी, की शायद है। उनको नहीं पता है वाइफ को, तो वो भी चलेगा? क्योंकि ऐसा भी होता है ना बहुत सारे केसेस में कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करी, आप तो शांत हो, चुप हो, दूसरा बंदा की असलियत आपको बतानी है, आप अपनी नहीं बता रहे हो, आप जैसे हो, तो उस केस में कोर्ट कैसे लेता है केसेस को? तो जब तक आपके पास कोई एविडेंस आता है, मान लीजिए आप कोई वीडियो कोर्ट में लेके जा रहे हैं और वो वीडियो सामने वाली पार्टी उसको बोल देती है कि नहीं ऐसा नहीं था, इसमें एक और भी एंगल है जो आपको नहीं दिखाया गया, तो ऑब्वियसली कोर्ट वो भी कंसिडर करेगा। कोर्ट कभी भी बायस्ड होकर डिसीजन नहीं देता बिकॉज कोर्ट को भी पता है कि कई बार एविडेंसेस को सिर्फ एविडेंस बनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, तो कोर्ट ऑल्सो कंसिडर दिस। अच्छा, ऑफ कैमरा हम लोगों की बात हो रही थी कि एक समाज है जिसमें एक हस्बैंड 3 या 4 वाइफ रख सकता है, और एक समाज वो भी है जहाँ पे वाइफ 3 या 4 हस्बैंड रख सकती है, 5 हस्बैंड, एक समाज है। तो वो कितना लीगल होता है? लीगल तो नहीं है, लीगल तो किसी भी बेसिस पे नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि मल्टीपल स्पाउस रखने का जो एक ट्रॉमा बाकी उस रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उन लोगों को मिलता है, वो किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। और मैं आपको एक आपके चैनल के थ्रू ये भी बताना चाहूँगी, जो भी लोग बोल देते हैं कि महिला तो एलिमनी लेके चली जाती है, महिला तो ये करती हैं वो करती हैं, तो ट्रस्ट मी, कोई भी अमाउंट या कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी उस महिला के ऊपर जो आप बीती है या जो ट्रॉमा या जो भी स्ट्रेस या उस टाइम पे जो उसके साथ हो रहा था उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये मानूंगी कि वो लाइफ में आगे बढ़ सकती है उन पैसों को इस्तेमाल करके, और जो उसके दिमाग पे असर हुआ है या जो उस पार्टनर पे असर हुआ है, जो उसका बिलीफ सिस्टम टूट गया है, वो कभी फिक्स नहीं हो सकता। बट इसको दूसरे एंगल में ये भी तो दे सकते हैं, जैसे अतुल सुभाष की बीवी को तो पूरा ये दिखाया गया ना कि ये विलेन है, मूवी की विलेन है एक तरीके से, कि भाई इसने उसको हरेस किया। उस केस में क्या कि बोलेंगे आप? बीवी ने हैरेस किया। हाँ। देखिए मैंने अभी भी बोला हम्म। कि दोनों स्पाउसेस जिनके साथ गलत हो रहा है, आप कुछ भी उनके साथ कर लीजिए, आप कॉम्पनसेट कर ही नहीं सकते उनकी प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से, चाहे वो एक पुरुष है चाहे महिला है। उनके दिमाग में वो छवि महिलाओं की, उनके दिमाग में वो छवि उस तिथि की हमेशा रहेगी। आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे लोग
लिटिगेशन की वजह से, डाइवोर्स की वजह से, मैट्रिमोनियल इश्यूज की वजह से कोमा में भी मैंने जाते हुए देखे कि उनको इतना स्ट्रेस हो गया कि वो पैरालाइज हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी मैकेनिज्म को ऐसे ख़राब कर देती है स्ट्रेस, जो आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे लगता है सुसाइड तो सबसे लास्ट में सोचता है इंसान। जब वो सारी चीज़ों से हार जाता है ना, तब वो सुसाइड की तरफ देखता है। और मैं अभी भी सबको यही बोलती हूँ कि सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। आप उसको ऑप्शन कंसिडर कीजिए ही मत। सुसाइड कैन नेवर फिक्स एनीथिंग, बल्कि जो सुसाइड करता है वो इंसान चला जाता है, लेकिन जो उसके पीछे लोग रह जाते हैं ना, दे लिव इन अ हेल होल। आप अभी देखिए जो अतुल जी की मदर हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके फादर की क्या स्थिति है। अब वो अपने पोते की कस्टडी चाह रही हैं, बट उनको कभी मिलेंगी नहीं। मेंटल हेल्थ की वजह से नहीं, किस बेसिस पे? ब्लड रिलेशन तो मदर के पास है, जो उनका ब्लड है वो मदर से कनेक्टेड है, और कोर्ट ने पहले भी कस्टडी मदर को ही दी है। तो किसी भी बेसिस पे कस्टडी दादा दादी को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जेल हुई है उस केस में, तो उनके जो मामा हैं वो सब देखेंगे, बट उनको मिलने के बहुत कम चांसेस। दादा दादी को नहीं मिल सकती। यूजुअली मिल जाती है, बट इस केस में नहीं मिल सकती। अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर लड़ाई चल रही है, कस्टडी का कोई वो है, तो ग्रैंड या तो नाना नानी या दादा दादी को कस्टडी मिल सकती है। मिल सकती है, बट उस केस में जब दोनों मदर या फादर दोनों ही इनकॉम्पिटेंट है बच्चे को पालने के। इनकॉम्पिटेंट इन द सेंस ऑफ कोई फाइनेंशियली, या फिर कोई उनको डिजीज़ है, या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो बच्चे को नहीं पाल सकते, तो दादा दादी नाना नानी को मिल सकती। किस केसेस में कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी माँ पे होनी चाहिए या पिता पे? देखिए, अगर बच्चा मेजर है तो वो बच्चे की कॉल होती है। 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो बच्चे की कॉल है उसको किसके साथ रहना है, या किसी के साथ भी नहीं रहना। क्योंकि मैंने बहुत केसेस में देखा है कि बच्चा इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है कि वो बोलता है मुझे दोनों के साथ ही नहीं रहना, ऐसा भी होता है। और जब एक बच्चा माइनर है तो फिर कोर्ट बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड करता है। कई बार टेस्टिमनी के लिए बच्चे को भी बुला लेता है कि आपको किसके साथ रहना है, और बच्चे की कॉल को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर बच्चा 1 या 2 साल का है तो वो तो नहीं बोल पाएगा, तो उसको यूजुअली मदर के साथ रखते हैं। हाँ, और अगर ऐसा होता है कि फादर उसको किसी तरीके से ऑब्जेक्ट करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, और कितना कनेक्टेड बच्चा किससे है। वैसे जो छोटा बच्चा होता है वो यूजुअली मदर से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। सो कोर्ट प्रेफर कि वो ऐसे इंसान के साथ रहे जो उसको ढंग से देखभाल करके उसका पालन पोषण कर सकता है। तो मतलब सारे पैरामीटर्स चेक करे जाते हैं, राइट? बिल्कुल, फाइनेंशियली, मेंटली, सब कुछ, एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच हमारे Thank you शो so पे आए much. आप, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू। थैंक यू सो तो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।